Hello friends, myself Vikas Kuswaha and today we are going to discuss a very important chapter class 9 chapter 2 civics constitutional design। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन से प्रोसीजर्स थे जिनके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका, जी हाँ दोस्तों, हमारी शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला इनका काफ़ी नाम आता है, ठीक है। नेल्सन मंडेला इन्होंने एक तरह से वहाँ पे कुछ क्रांति या हम कह सकते हैं कुछ प्रोटेस्ट किया था और यही वजह था कि इनको बाद में आजीवन कारावास या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी मिली थी। क्या था वो चीज़ें, देखिए। सबसे पहले हम ये बात करें अपार्थाइड सिस्टम। जैसे साउथ अफ्रीका में, जैसे हमारे इंडिया में पुर्तगाली आए, डच आए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, स्पेनिश आए, ये सारे लोग आए, व्यापार किए और फाइनल जब हमारे यहाँ क्रांति की लड़ाई स्टार्ट हुई तो सब लोग लौट के चले गए। सेम ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी इन लोगों ने, बाहरी लोग आए व्यापार की नीति से और धीरे धीरे करके सब जाने लगे, लेकिन सारे लोग नहीं गए। हमारे यहाँ से तो सब लोग चले गए, लेकिन यहाँ से सारे लोग नहीं गए। यहाँ पे कुछ गोरे, कुछ वाइट लोग जो हैं ये यहीं पे बस गए, ये यहीं पे रह गए, ठीक है। और ये वाइट लोग जो हैं कम थे, लेकिन ये क्या, पावर इनके पास ज़्यादा था, पैसा इनके पास काफ़ी ज़्यादा था, धनवान थे और यही वजह था कि धीरे धीरे पावर को ये लोग कैप्चर करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। वहाँ पे 3/4 की जो पॉपुलेशन थी वो कौन थे, ब्लैक लोग, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, ओरिजिनल जो रहने वाले थे वो ब्लैक लोग थे। 3/4 70% की संख्या उनकी थी, जबकि बाकी के जो 1/4 संख्या है उनमें दो तरह के लोग थे। कौन दो तरह, एक थे जिन्हें बोला जाता था कलर्ड में कौन लोग आते हैं, ये कलर में नहीं होते हैं। जैसे हम इंडियन लोग वहाँ पे हैं, हम लोगों को कलर्ड, ना तो हम लोग ज़्यादा काले में आते हैं ना तो गोरे में आते हैं, तो कलर्ड के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे कौन लोग थे, वाइट, ठीक है। तो वाइट की संख्या बहुत ही कम थी, देख सकते हैं लगभग 20% थी, लेकिन ये लोग पूरी तरह से पावर को वहाँ पे कैप्चर करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट तक बना दी। और गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं बनाया कि सारे लोग आराम से जी सकें, जी नहीं, इन्होंने गवर्नमेंट ऐसा बनाया जहाँ पे इन काले लोगों के साथ बुरा भेदभाव किया जाता था, ठीक है। यानी इसी वर्ड को हम नाम देते हैं अपार्थाइड सिस्टम। क्या नाम देते हैं, अपार्थाइड सिस्टम। ये क्या होता है, अपार्थाइड सिस्टम। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हम कह सकते हैं ये एक इस टाइप का गवर्नमेंट है जहाँ पे कलर, रेस का मतलब होता है नस्ल, जहाँ पे नस्ल के आधार पे सरकार का विभाजन होता है। मतलब एक ऐसा ये सिस्टम कर सकते हैं जहाँ पे नस्ल के अनुसार पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि अगर गोरा है तो भाई ये पावर इसके पास रहेगा, सरकार इसका है, और काले लोग हैं तो उनको कुचला जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द अपार्थाइड सिस्टम, इसका मतलब होता है अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस। अ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस इज नोन एज द अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग अपार्थाइड सिस्टम चला रहे थे। मतलब गोरे लोग अपने आप को पावरफुल और काले लोगों को, जो ब्लैक थे और कलर थे, इनको पूरी तरह से कुचल रहे थे, इनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। इनको हर तरह से कुचला जा रहा था, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं था। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं तो ये लोग जो है अपने लिए अलग अलग चीज़ें भी चला रहे थे, अपने लिए अलग अलग सब कुछ सिस्टम चला रहे थे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर होटल की बात करते हैं, होटल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, सिनेमा हॉल, बस, ट्रेन, कार, पब्लिक प्लेस, बीच, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट तक, ये सब कुछ गोरे लोगों का अलग था और काले लोगों का अलग था। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सारा कुछ जो भी हमने बताया, जो भी हम कह सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं, ये इन लोगों ने अपने लिए अलग बनाया और ब्लैक लोगों को वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं थी। इस वर्ड को बोलते हैं सेग्रेगेशन। क्या बोलते हैं, सेग्रेगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब जहाँ पे नस्ल के अनुसार, नस्ल के आधार पे सारे जो हम कह सकते हैं फैसिलिटीज़ है उनका विभाजन किया जाए, यानी कि अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस। बात वही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ में बंटवारा हो जाता है किसके आधार पे, कलर के आधार पे, गोरे लोगों के लिए अलग फैसिलिटीज़, काले लोगों के लिए अलग फैसिलिटीज़, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने पूरी तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही अत्याचार चलता रहा और काले लोग जो हैं और साथ ही साथ कलर्ड लोग जो हैं, ये लोग
एक तरह से बगावत करने के तैयारी में थे। धीरे धीरे इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और बात करते हैं 1950 में वहाँ की एक कंपनी है ANC, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी के बैनर तले, यानी इसके अंडर में सारे जो लोग भी यूनियन थे, लेबर यूनियन थे, वर्कर जितने भी थे, सब तरह के लोग, हम कह सकते हैं ट्रेड यूनियन थे, ये सारे लोग मिलकर विरोध करना शुरू कर दिए। सारे काले लोग भी, सारे ये कलर्ड यानी इंडियन लोग भी विरोध करना शुरू कर दिए। ये लोग इक्वल राइट्स की डिमांड करने लगे। ये लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग करना शुरू कर चुके थे। ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी हुआ ऐसे सिचुएशन में इन गोरे लोगों ने अप्रेस करना, मतलब इन लोगों को पूरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया, इनके प्रोटेस्ट को खत्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? 1950 के बाद की। हमारा देश तब तक आज़ाद हो चुका था, लेकिन साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए सबसे लेट में, यानी 1994 में इनको आज़ादी मिली। तो जब इनको कुचलना शुरू कर दिया, इनके प्रोटेस्ट को, तो ऐसे में काफ़ी लोग, लगभग लाखों लोगों की मृत्यु हुई। लाखों लोग जो है मर्डर्ड, यानी उन्हें मार दिया गया। ठीक है, ऐसे में नेल्सन मंडेला की बात आती है। इन्होंने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये और इनके साथ 7 और भी मेंबर्स थे। ये लोग मिलकर काफ़ी ज़्यादा बगावत किए, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अपना मतलब योगदान किया इस प्रोटेस्ट में। फाइनली क्या होता है, इन लोगों के खिलाफ केस चलता है और ये जो गोरे लोग थे, इन लोगों को 28 ईयर्स तक, 18 सालों तक, मतलब इन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे देते हैं। और ये अगले अपने 28 साल, कितने, 28 ईयर्स, 28 साल ये जेल में, वहाँ का जो सबसे हम कह सकते हैं खतरनाक या सबसे बुरा, हम कह सकते हैं जो द्वीप था, जो जेल था, जिसका नाम था रोबेन आइलैंड। यहाँ पे जल्दी कोई जाना नहीं चाहता था इस जेल में, बिल्कुल हमेशा अंधकारमय होता था। उस जेल में अगले 28 सालों तक इन्होंने अपनी जीवन गुजारी। ठीक है, फाइनल जब ये विरोध हो रहा था, ऐसे में 1964 में इनको भी जेल से क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ठीक है, आगे चल के 1964 में इनको सजा दी गई थी। और फाइनल इनको 28 साल बाद जब ऐसे ही विरोध बढ़ता रहा, तो गोरे लोगों के मन में ये डाउट हुआ कि अगर यूं ही विरोध को हम कुचलते रहें तो हमें यहाँ से अपना शासन जल्द ही समाप्त करके और यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसे में इन लोगों ने थोड़ी सी अपनी पॉलिसी में कमी की। पॉलिसी क्या क्या थी, देखिए। सबसे पहले तो गोरे लोगों की जो पॉलिसी थी वो ये था कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता। पॉलिटिकल पार्टी बनाना पूरी तरह से क्या था, बैन था, यानी पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं बना सकते। यहाँ पे किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पावर अब उनके हाथों में था। यहाँ पे मीडिया, सब कुछ इनके कंट्रोल में रहेगा। मीडिया क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, यानी सेंसरशिप इनके ऊपर लगा रहेगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे कोई विरोध नहीं कर सकता। प्रोटेस्ट को भी इलीगल बना दिया था किन्होंने, इन गोरे लोगों ने। तो जब ये विरोध होना शुरू हो गया, तो ऐसे में इनको अपना अस्तित्व का डर सताने लगा। और फाइनल इन्होंने इसमें कुछ कमी कर दी। कमी क्या किया, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जो बैन था इसको अलाउ कर दिया। मीडिया को भी इन्होंने फ्री कर दिया। इलेक्शन के लिए भी इन्होंने हाँ कर दिया। और तो और प्रोटेस्ट को इलीगल जो उन्होंने कहा था उसको हटा दिया। और साथ ही साथ ये जो नेल्सन मंडेला थे, इनको भी इन्होंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। नेल्सन मंडेला और इनके सहयोगियों को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन इतने से ये लोग हार नहीं मानते हैं। ये लोग जो हैं, जो ब्लैक लोग और कलर्ड लोग हैं, ये लोग मिलके फाइनल अपने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं। इनका ये मानना है कि हमारी एक सरकार ऐसी बने जो कि पूरी तरह से बेसिक किसके ऊपर बेस्ड हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बेस्ड हमारा सरकार बने। ठीक है, और फाइनल 26 नवंबर वो दिन आ जाता है जब 26 अप्रैल 1994 वो दिन आता है। 26 अप्रैल 1994 इस दिन रात के 12 बजे के आसपास फाइनल यहाँ पे एक नया उदय होता है, एक नई शताब्दी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है। और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने उस दिन अपने पहले 3 कलर के झंडे को अपनाया, वो झंडा जो कि इनकी आज़ादी का
प्रतीक था। फाइनल इस लड़ाई में हमने देखा कि इन्हें डेमोक्रेसी मिल गई, ठीक है, हालांकि लेट में मिली, लेकिन फाइनल साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेसी मिल गई। बाद में नेल्सन मंडेला को गांधी शांति पीस प्राइज भी मिला, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। और इसके बाद अब पूरी तरह से पावर किसके हाथ में आ गया? पावर आ गया था इन काले और कलर्ड लोगों के हाथ में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने लगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बात का ध्यान रखा कि जैसे गोरे लोग हमारे साथ अत्याचार किए, अन्याय किए, अब हमारे हाथ में पावर है तो हमें उन लोगों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अब हमारे हाथ में पावर है और अब हम इन गोरों के साथ ऐसा अत्याचार करेंगे तो फिर ये भी प्रोटेस्ट करेंगे और इस तरह से कभी भी एक स्थायी गवर्नमेंट, एक स्थायी देश का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसके लिए इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने मांग किया कि सारे लोग आएं, अब हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, गोरे भी होंगे, काले भी होंगे, कलर्ड भी होंगे, ठीक है। और इस तरह से साउथ अफ्रीका में लेट से ही सही लेकिन एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया की तो बात करें, मेन तो हमारा यही है, ठीक है। तो इंडिया की बात करते हैं तो हमारा इंडिया जब अंग्रेजों के अंडर में था, यानी अंग्रेजों का कॉलोनीज था, यानी गुलाम था, यानी अंग्रेज हमारे ऊपर पूरी तरह से क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो ऐसे में धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें भी एक इंडिपेंडेंट देश बनना है, हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। 1928 में मोतीलाल नेहरू अपने 8 सहयोगियों के साथ इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी कर दिया। और आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1930 को इन्होंने भारत का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। हालांकि वो सही में नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो इन्होंने बनाया और धीरे धीरे करके हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड होना शुरू हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लोग आवाज़ उठाना शुरू कर चुके थे, ठीक है। कुल मिलाकर फाइनली ये तय होता है कि हाँ, अब एक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होगा। अंग्रेज भी सहमत हो चुके थे कि ठीक है भाई, आप लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हम बात करते हैं सीधे पूरा ज़्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो इसका जो इलेक्शन होता है वो होता है जुलाई 1946 को, ठीक है। जुलाई 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है। और इसका जो पहला मीटिंग होता है वो होता है दिसंबर 1946 में पहली इसकी मीटिंग होती है। पहली इसकी क्या होती है? मीटिंग होती है। ये जुलाई 1946 को क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये मीटिंग हुई थी। कहता है कि ये जो फर्स्ट मीटिंग है, इस फर्स्ट मीटिंग के जो चेयरमैन थे वो परमानेंट चेयरमैन नहीं थे, नॉन परमानेंट चेयरमैन थे। और इनका नाम है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है, इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्पोररी थे, ये परमानेंट नहीं थे, ठीक है। इसके परमानेंट कौन थे? परमानेंट जो चेयरमैन हैं, उन चेयरमैन का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? इसमें 299 मेंबर्स इसमें शामिल थे। 299 मेंबर्स जो हैं वो इसमें शामिल थे, ठीक है। अब फाइनल हम कहते हैं कि ये दिसंबर में इसकी पहली मीटिंग हुई और ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब होता है? ये तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो जाता है। इसके बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। इतना टाइम लगता है। 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार तो हो जाता है, लेकिन जो है फाइनल ये लागू नहीं होता है। ये लागू कब किया जाता है? 26 जनवरी 1940, यानी 2 महीने बाद। ये क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इन लोगों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, जो कि पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ था। ये अंग्रेजों के ऊपर कुल मिला के प्रेशर बनाना था। तो 26 जनवरी को कामयाब बनाने के लिए, मतलब उसको यादगार के रूप में रखने के लिए, इन्होंने क्या किया? 26 जनवरी 1950 को हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इसी वजह से इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर हर जगह पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम क्यों लेते हैं? ठीक है, बल्कि वो तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा भी नहीं थे। कारण ये है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर, और साथ ही इनके साथ और भी 7 लोग इसमें सदस्य थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी है क्या? ड्राफ्टिंग का हिंदी होता है प्रारूप समिति। मतलब माना जाता है कि ये एक तरह सा रफ डायग्राम या रफ स्केच इन्होंने ही तैयार किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मेन जो भूमिका है, मुख्य भूमिका है, वो इन्हीं की है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठते हैं तो टोटल 3 सालों के बीच में, या हम कह सकते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो 3 सालों के अंतराल में 114 दिनों तक का वर्किंग डेज, 114 दिन काम चलते हैं, जिसमें इन लोगों का एक लंबा डिस्कशन होता है। ठीक है, लंबा डिस्कशन होता है, लगभग 2000 अमेंडमेंट्स यानी सुधार किए जाते हैं। कई बार क्या करते हैं, उसमें जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो भी डिस्कशन होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको नोट किया जाता है। हर तरह से एक लंबा प्रोसेस चलता है, एक लंबी डिस्कशन चलती है। ठीक है, फाइनल करके, और ये 12 वॉल्यूम यानी 12 वॉल्यूम में ये कॉन्स्टिट्यूशन को पहले बनाया जाता है, और कुल मिला के हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, जिसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं आपको पता होना चाहिए। 395 आर्टिकल्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग अलग देशों के से लिए गए कुछ पार्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली एक दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स के बारे में। वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले एक वर्ड आता है प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना का मतलब, जैसे बुक के फ्रंट पेज पे आप प्रीफेस एक पेज देखते हो जिसमें पूरे बुक का सारांश दिया होता है, वैसे ही प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारांश दिया गया है, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसकी समरी इसमें दिखाई गई है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, जो कि कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, मैंने पहले बताया कि हर देशों से कुछ ना कुछ, मतलब कुछ देशों से लिया गया है, तो ये USA से लिया गया है। ये प्रीएम्बल क्या है? ये प्रस्तावना के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छाई बुराई जो भी चीजें हैं, मतलब इसके सारांश के बारे में बताता है। अब अगला एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है? आखिर हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? तो सीधी सी बात है, अगर कोई पूछता है कि हमें आखिर इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, तो एक बात बताइए, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर अंपायर नहीं होगा तो 100% है कि झगड़ा होगा किसी न किसी बात के लिए। ठीक है, कम से कम एक कोई ऐसा होना चाहिए जो कि न्यायिक भूमिका में हो, जो कि एक न्याय दे, यानी दोनों टीमों के बीच में ना इधर की तरफ हो ना इधर की तरफ हो, एक न्याय दे, यानी कुछ रूल रेगुलेशन हो। जैसे एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाते हैं, अगर कोई कहे नहीं हम 8 फेंकेंगे, कोई कहे नहीं हम 3 ही फेंकेंगे, तो ये तो गलत है ना, एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए। ऐसे ही सपोज करो आप सड़क पे चल रहे हो, बाएं से चल रहे हो, सामने से कोई भी आप ही के साइड से सामने से वो दाएं से आवे और आपको ठोकर मार दे, आप पूछो ऐसा क्यों, तो वो बोले कि नहीं मैं तो चलूंगा, मेरा मतलब मेरा मन। ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर इस समाज में रहना है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ रहना है, ठीक है, तो हमें एक रूल रेगुलेशन, एक नियम कानून की जरूरत होगी। ठीक है, तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट ओनली अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच आवर सोसाइटी वी कैन एंजॉय, कह सकते हैं विथ लिबर्टी, विथ ए लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, और हम लोग पूरी तरह से इस समाज में आपस में साथ साथ रह सकते हैं, आज़ादी को एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीडम, अधिकार, राइट्स, इन सबको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नियम कानून, ये नियम कानून का एक संग्रह है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नियम कानून का संग्रह है, कि कभी भी कोई भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस न कर सके, ज़्यादा संख्या वाले लोग कम संख्या वाले लोगों को कुचल न सके, उन्हें बर्बाद न कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई एक, अगर रिलीजन की बात करते हैं ज़्यादा है, दूसरा रिलीजन कम है, तो ज़्यादा रिलीजन वाले कम रिलीजन वाले को नुकसान पहुंचा सके, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इस माइनॉरिटी को उस मेजॉरिटी के द्वारा सप्रेशन से बचाने के लिए कौन काम आता है? कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, ये सब कौन तय करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जिन लोगों को हमने गद्दी पे बिठाया, जिनको हमने सरकार बनाया, वो भी अपने पावर का मिसयूज न कर सके, ये कौन बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो लोग भी अपने एक लिमिट दायरे को समझें, इंसानों के साथ अत्याचार ना कर सकें। हर सिटीजन्स का कुछ अपना अधिकार है, और बता है मतलब इसमें साफ साफ बताया गया है कि सारे लोगों का अधिकार है वो सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब सबसे सुपीरियर है। यानी कि प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, वो भी किसी के पर्सनल अधिकार को नहीं छीन सकते। अगर इमरजेंसी का टाइम आता है तो ऐसे समय में सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है, लेकिन फिर भी एक अधिकार कोई नहीं छीन सकता, वो है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। ये सब कौन तय करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये भूमिका है, और इसलिए हमें एक अच्छे से जिंदगी जीना है, भाईचारे के साथ जीना है, सबके साथ सामाजिक रूप में रहना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है सोवर्निटी। सोवर्ण, इसका मतलब क्या होता है? सोवर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल कहते हैं कि आपके घर में रात में आज भोजन क्या बनेगा, ये कौन तय करेगा? आप लोग तय करेंगे कि आपके पड़ोसी तय करेंगे? सीधी सी बात है, आप ही लोग तय करेंगे। उसी तरह से सोवर्ण कहता है कि भाई हमारे देश में इंटरनल मामला हो चाहे एक्सटर्नल मामला हो, हमारे देश का कोई भी मैटर हो, इसको तय करने का, इसके बारे में डिसीजन लेने का अधिकार हमारे अंदर के लोगों को होना चाहिए। कोई भी बाहरी, कोई भी एक्सटर्नल पावर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। दैट इज द सोवर्निटी, यानी अपने आप में पूरा, यानी हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा जो भी मैटर होगा वो डिस्कस कौन करेगा? हम लोग खुद ही इसका डिसीजन लेंगे। दैट इज नोन एज द सोवर्निटी। सेकेंड नंबर पे आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। सामाजिक का मतलब कि हमारे समाज में जो भी धन है, जो भी वेल्थ है, ठीक है, ये सब नेचुरली हैं। जो भी धन है, क्या किसी के जमीन से, अगर जमीन से कोयला निकल रहा है तो क्या आदमी लेके आया? नहीं। या कोयले की बात ही छोड़िए, अगर जमीन की बात करते हैं तो क्या कोई जमीन अपना लेके आया? नहीं। ये सब नेचुरली हैं। तो इसी वजह से जो भी नेचुरली वेल्थ है, उस वेल्थ को सरकार की ये जरूरत है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमीर और अमीर होता जाए और गरीब और गरीब होता जाए, नहीं। तो इसी वजह से सरकार एक नियम कानून बनाता है। जैसे आप लोग जानते हो एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारों की जमीन को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया था, और जो गरीब लोग थे, लैंडलेस लोग थे, उनको इन जमीनों को बांटा गया था। ठीक है, आप सुने होंगे, ऐसा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वही कहता है कि सोशलिस्ट का मतलब है कि जो भी नेचुरली ये वेल्थ है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए, गरीबों में, अमीरों में, सब में बंटवारा होना चाहिए, ताकि गरीब और गरीब ना हो सके, अमीर और अमीर ना हो सके। दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है, दोनों के बीच का जो खाई है, उसको कम से कम किया जा सके। दैट इज नोन एज द सोशलिस्ट। ठीक, थर्ड नंबर पे आता है दैट इज द सेकुलर। सेकुलर आपको इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। जैसा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे सारे धर्म बराबर हैं। सेकुलर का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी सरकार जो है किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता न दे, किसी भी एक धर्म को प्रायोरिटी न दे। ठीक है, सारे धर्म, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, कोई भी धर्म छोटा नहीं है। हाँ, और कोई भी किसी को भी धर्म के अनुसार क्या डिस्क्रिमिनेटेड ना किया जाए। अगर दशहरा, दिवाली, होली मनाने के लिए छुट्टी दिया जाए तो ईद और बकरीद की भी छुट्टी मिलनी चाहिए। किसी भी तरह से सरकार जो है इनके जो बिलीफ हैं, ठीक है, इनके जो धर्म से रिलेटेड बिलीफ हैं, उनके बीच में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगा। हर कोई फ्री है अपने किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को चेंज करने के लिए और दूसरे किसी धर्म को अपनाने के लिए। दैट इज नोन एज द सेकुलर। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक नाम से ही पता है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, जहां पे जो सरकार हो, जो लीडर हो, वो लोगों के द्वारा चुना जाए। दैट इज नोन एज द डेमोक्रेसी, जहाँ पे हर एक लोगों को एक अधिकार और राइट टू वोट, और इसके द्वारा ये अपना नेता खुद चुने और वही नेता इनके ऊपर शासन करे। ठीक है, वो नेता जो है, वो लीडर जो है, वो इनके लिए अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो। ठीक है, इनको जवाबदेह हो, तो हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ स्टेट, जो इस देश का सबसे बड़े पद पे बैठा है, हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो आप कहोगे इसमें अंतर क्या है? इसमें है कि लोगों को अधिकार है कि वो अपना नेता चुने, इनको वोटिंग का अधिकार है। ये कहता है हेड ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, मतलब ये वंशवाद के अनुसार या हेरेडिटरी के अनुसार, मतलब ये नहीं कि राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो भी हेड ऑफ नेशन होगा वो हमेशा चुना जाना चाहिए। ठीक है ना, ये कभी वंश के अनुसार नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट कहता है लिबर्टी, आज़ादी।
ये क्या कहता है? लिबर्टी का मतलब है यहाँ पे हमारे देश में हर एक लोगों को अधिकार मिलना चाहिए आज़ादी का, फ्रीडम का, यानी हर एक इंसान फ्री है। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, कुछ भी सोचने के लिए आप फ्री हो, अपने ओपिनियन को सामने वाले को व्यक्त करने के लिए फ्री हो, और साथ ही साथ कोई भी काम करने के लिए फ्री हो। अब ये नहीं कोई भी काम करने के लिए फ्री हो कि किसी को चाकू और बंदूक लेकर मार दें, गोली मार दें, चाकू घोंप दें और कहें कि भाई हम काम करने के लिए फ्री हैं। नहीं, आप फ्री हो लेकिन तब तक अपने दायरे के अंतर्गत, ताकि दूसरे के अधिकारों के बीच में इंटरफेयर न कर सको। ठीक है, यानी कि अपने विचार करने के लिए फ्री हो, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए फ्री हो। तो ये नहीं कि सामने वाले को जाके गाली दे दो, कह दो भाई हम अपने विचार, जो मेरा एक्सप्रेशन है उसे मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ, गलत है। अपने थिंकिंग को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन दूसरे को गाली दे रहे हो तो यहाँ पे उसके जो राइट्स हैं उनको ठेस पहुँच रही है। तो आप किसी के राइट्स को ठेस पहुँचाए बिना अपने दायरे के अंतर्गत आप अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी, जस्टिस का मतलब हुआ न्याय। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के हर एक लोगों को न्यायिक रूप से इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। मतलब किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड। किसी को भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब बराबर का मौका, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ भी हो, चाहे प्रधानमंत्री का लड़का अगर मर्डर करे, चाहे रिक्शे वाले का लड़का मर्डर करे, दोनों के लिए क्या होगा? नियम इक्वल होगा। मतलब न्याय की बात आती है, न्याय संगत होना चाहिए। और 8th कहता है इक्वालिटी का मतलब है हमारे आर्टिकल 14 में बोला गया है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। बात वही है, जस्टिस यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, और ये कहता है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो। बल्कि अगर गलत करते हैं प्रधानमंत्री तो उनको भी कोर्ट में खड़ा किया जा सके। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इक्वालिटी। सारे लोग इक्वल हैं। ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई है, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और हम लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग को सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है, सारे लोग क्या हैं? इक्वल हैं। यानी कानून के जो नियम बने हैं वो सबके लिए इक्वल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से फाइनली ये जो 2nd चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ये यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।